सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का सारनाथ स्थित एक होटल में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। चैत्र नवरात्र के पंचमी पर स्कंद माता व विशालाक्षी देवी के दरबार में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, संसद सदस्यता बहाल करने की उठाई मांग। और नई सड़क पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और अब समाचार विस्तार से। भोजपुरी की उभरती हुई अदाकारा आकांक्षा दुबे का फंदे से लटकता हुआ शव एक होटल में मिलने से हड़कंप मच गया। भोजपुरी की उभरती हुई अदाकारा आकांक्षा दुबे का वाराणसी के एक होटल में फंदे से लटकता हुआ शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप की स्थिति मच गई। वहीं उनके फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज हुई। आकांक्षा का शव वाराणसी जिले के सारनाथ थाना क्षेत्र के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित होटल सुमेंद्र रेजिडेंसी के कमरे में मिला है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में लगता है कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मूल रूप से भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर की रहने वाली थी। एक्ट्रेस का पूरा परिवार मुंबई में रहता है। वाराणसी कमिश्नरेट की सारनाथ पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस 25 मार्च को रात 8:30 पर होटल से बाहर एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात करीब 1:55 पर वह वापस होटल लौटी। इसके बाद उन्होंने अपने केयर टेकर रेखा मौर्य से अपने कमरे की चाबी मांगी। चाबी लेकर वो अपने कमरे में चली गई थी। सुबह देर तक न उठने पर रेखा ने होटल कर्मियों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद होटल कर्मी हरकत में आए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रूम के दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो शव फंदे पर लटका था। सूचना पर फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंच चुकी थी और मोबाइल, बैग और अन्य चीज़ों के जरिए साक्ष्य एकत्र कर रही थी। आकांक्षा दुबे ने करीब 23 घंटे पहले अपने इंस्टा अकाउंट पर एक शायरी वाली स्टोरी अपलोड की थी। इंस्टा पर लगी स्टोरी शायरों की शायरी नाम के एक पेज पर अपलोड है। शायरी कुछ इस प्रकार है कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। एक्ट्रेस आकांक्षा ने कसम पैदा करने वाले की 2 और वीरों के वीर जैसी फिल्मों में काम किया था। आज यानी 26 मार्च को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ उनका एक गाना रिलीज हुआ है। इस गाने का नाम आरा कभी हारा नहीं है। आकांक्षा दुबे 3 साल की उम्र में पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हुई थी। उनके पेरेंट्स उन्हें IPS अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन डांस और एक्टिंग में लगता था। सूत्रों के मुताबिक बनारस में साजन नामक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए आकांक्षा बनारस आई थी। ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पे रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है। तो उनका पहला दिन था शूटिंग का, आकांक्षा का। तो अपना हम लोग निकले 8 बजे के करीब, गाड़ी से निकले थे। यहाँ पे सेट पे पहुँचे, फिर उनको उठाया गया तो उनको कॉल किया गया, बट कोई रिस्पांस नहीं था। काफ़ी देर से 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौन घंटा प्रोडक्शन वाले कॉल कर रहे हैं, नहीं उठाया गया। तो फिर मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया तो उनकी डेड बॉडी दिखी और लाइक सुसाइड किया उन्होंने ना। तो ये कहाँ रहने वाली है, क्या नाम है? महाराष्ट्र से ही है, अभी मुझे पता चला ये महाराष्ट्र से कहीं वहाँ नाला सुपारा कहीं पालघर से है। तो कितनी उम्र रही होगी? उम्र का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यंग ही थी काफ़ी। 20-22-24 साल? हाँ, 22-24 साल के आसपास। तो इसके पहले भी कहीं शूटिंग हुई है? नहीं, इसके पहले जो मैंने की है वो हिंदी फिल्में सारी की हैं। गुंडे, मर्दानी, जातिवाद, लव चक्र, इश्क सरफराज, साउथ की फिल्में की 10-12 फिल्म मैं कर चुका हूँ। लेकिन नहीं, इनके साथ नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, इनके साथ मेरी पहली फिल्म थी। ये इन्होंने कभी फिल्म
लीगा में की है? इन्होंने तो की है, मैं गूगल सर्च किया था तब देखा मैंने। एल्बम्स बहुत किए हैं इन्होंने, एल्बम बहुत किए, भोजपुरी एल्बम का। परिवार को जानकारी मिली है? अब ये तो बताएंगे फ़ोन गया कि नहीं गया वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो इनके परिवार वालों किसी को जानते ही नहीं क्या नाम था? थे। आकांक्षा दुबे। ये कौन सी फिल्म बनाने की? ये हम लोग फिल्म कर रहे हैं अपना लायक हूँ मैं नालायक नहीं। आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 99वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित मोदी जी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। मन की बात का यह 99वां संस्करण था। कार्यक्रम नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विशिष्ट अतिथि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी मुन्ना थे। मुख्य अतिथि ने मन की बात में पीएम मोदी द्वारा काशी का कई बार उल्लेख किए जाने पर खुशी जताई। पीएम के मन की बात में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि पीएम ने मन की बात में काशी में गत दिनों संपन्न काशी तमिल संगमम का वर्णन किया। आगामी सौराष्ट्र तमिल संगमम के बारे में जानकारी दिया। आगामी 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें अंक के लिए जनता में भारी उत्साह का वर्णन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद राजकुमार यादव, धीरेन्द्र शर्मा, रणंजय सिंह, कन्हैयालाल सेठ, अखिलेश जायसवाल, नवीन कसेरा, आदित्य गोयनका, रोहित यादव, प्रदीप जायसवाल, कमल शर्मा, संजय खन्ना आदि लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वाराणसी के कार्यकर्ताओं को, जिनकी मदद से मैं अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में काशी आया हुआ था, लेकिन वाराणसी कैंट विधानसभा के 262 नंबर बूथ पर मुझे मन की बात सुनने के कार्यक्रम को अवसर मिला है। जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रत्येक मन की बात कार्यक्रम में देश के सामने विचारों तेजक विषय लाते हैं, जिससे जनता सोचती है, विचार करती है। अब की बार जैसे ऑर्गन डोनेशन, महिला सशक्तिकरण, कश्मीर के नालू की उत्पत्ति, कश्मीर में माँ शारदा देवी के मंदिर की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, कुल मिलाकर जनता को सोचने के लिए दिया। और ये अपेक्षा की जनता से कि इस परंपराओं को या जो नए घटनाक्रम घटे हैं, इनसे हमें सीख लेकर जनता की सेवा करने के लिए लगे रहना चाहिए। 28 मार्च को खरवार जाति के 2 अमर शहीदों नीलांबर और पीतांबर खरवार का शहादत दिवस मनाया जाएगा। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में 28 मार्च को खरवार जाति के 2 अमर शहीद नीलांबर और पीतांबर खरवार का शहादत दिवस मनाया जाएगा। इस संदर्भ में रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में खरवार ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि श्रद्धांजलि समारोह में खरवार की समान परिस्थिति एवं पेशागत पुकारू नाम कहार कमकर की पहचान, समस्या का सदैव के लिए समाधान का कार्यक्रम शामिल है। खरवार समाज के नीलांबर और पीतांबर दोनों क्रांतिकारी, बहुत बड़े जमींदार और महापुरुष थे। उन्होंने ब्रिटिश शासकों से भारत की जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कार्य किया। हमारे महापुरुष और नीलांबर पीतांबर जी, जो हमारे खरवार समाज के योद्धा थे, जो ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए शहीद हो गए। आज उन्हीं 28 मार्च 2023 को हम लोग बड़ा लालपुर पीएफसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी खरवार बंधुओं को वहाँ एकत्रित करते हैं। और ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, आप खरवार पत्रकार बंधु भी आप वहाँ पे उपस्थित हो और अपनी भागीदारी पूरी दे। समय है 10 बजे और हमारे इस प्रेस वार्ता और उस शहादत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारी पहचान जो खरवार है उसको प्रशासन द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है और हमारी जो है पेशागत जात से है उसी से पुकारा जा रहा है और हम उसी की पीड़ा को दर्शाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमें अब इस तरह से पुकारू नाम से संबोधित न किया जाए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल मैदान में सत्याग्रह करते हुए धरना दिया। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत पूरे प्रदेश में सत्याग्रह के लिए धरना दे रही है। इसी क्रम में आज वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत टाउन हॉल मैदान में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू की, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जेपीसी गठन की मांग करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता वापस करने की बात कही। और पार्लियामेंट अगले दिन था, उसमें घोषणा कर दी गई कि इनकी सदस्यता खत्म हो गई 2 साल के लिए। इस केस में पहले तो ये सजा कर नहीं सकते थे, ये केस ही गलत है। फिर यदि
उस केस में इनको कुछ करना था तो इन्हें नोटिस देना चाहिए, नोटिस देके इनसे पूछताछ करनी चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए थी। ये हाईएस्ट पनिशमेंट है इस धारा में, ये देश के ये हाईएस्ट पनिशमेंट है और ये हाईएस्ट पनिशमेंट इसलिए अडॉप्ट किया गया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए, भविष्य चुनाव लड़ने पाए। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनको कोई फर्क पड़ता नहीं, आप चाहे जितना बड़ा मुकदमा कर दीजिए, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। ये आंदोलन आज से शुरुआत हुआ है, गांधी जी की प्रतिमा पे हम लोग बैठे हैं, ये आंदोलन और लंबा चलेगा। और जब तक राहुल जी ने कहा ना कि जब तक हम सत्य को उजागर नहीं कर देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो जब तक वो सत्य को उजागर नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जब तक उजागर होगा हम मानेंगे। NSUI वाराणसी कार्यकर्ताओं ने भी मैदानी चौराहे पर राजीव गांधी के प्रतिमा के नीचे बैठकर अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष NSUI वाराणसी ऋषभ पांडे का कहना था कि भाजपा सरकार हमारे नेता राहुल गांधी से डर चुकी है और अडानी मामले पर अपनी चुप्पी साधे हुए है। वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पर राहुल गांधी डरने वाले नहीं, लगातार इस सरकार के खिलाफ आम जन के लिए लड़ते रहेंगे। हम सब NSUI के साथ ही राहुल गांधी के समर्थन में आंदोलन करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत तिवारी, NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पांडे, प्रदेश महासचिव अभिषेक गिरी, प्रदेश महासचिव शिवम चौबे, प्रदेश सचिव नीरज पांडे, जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, जिला उपाध्यक्ष शशांक शेखर, लकी पाल, अजय पाल, आदर्श पाल आदि लोग उपस्थित थे। सत्याग्रह हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर अलोकतांत्रिक तरीके से सारा चीज़ 24 घंटे को अंदर अडानी के विरोध करने के, सिंगल मैन अडानी का उन्हें विरोध करने के लिए 24 घंटे के अंदर सारा चीज़ सिस्टम सेट करके उनको सांसद से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अडानी के ऊपर सदन में सवाल न पूछ पाए। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम ऐसा इतिहास है कि जो सत्ता रहित पार्टियां 8 दिन तक सदन न चलने दी हों। उसका मुख्य बिंदु क्या है? अडानी, JPC। क्यों मोदी जी क्यों ऐसा है कि केवल राहुल गांधी के अडानी मुद्दे पे बात करने से डरते हैं? क्या ऐसा है? यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल माँ गंगा के तट पर स्थित एक
उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता एवं मां विशालाक्षी गौरी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता और विशालाक्षी गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जैतपुरा स्थित माता स्कंद माता के दरबार में मंगला आरती के बाद से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग कतारबद्ध होकर हाथों में माला चुनरी लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। दर्शन पूजन का यह क्रम पूरे दिन चला। मंदिर के पुजारी के अनुसार ममतामयी मां स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माता हैं। देवी की गोद में स्कंद देव बैठे हुए हैं। देवी की 5वीं शक्ति की पूजा से साधक का संतान प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। बुद्धि और चेतना बढ़ती है। मां स्कंद माता को विद्या वाहिनी, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंह पर सवार माता अपने गोद में सनत कुमार भगवान कार्तिकेय को लिए हुए संदेश देती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है और समय आने पर बुद्धि और विवेक से असुरों का नाश करना चाहिए। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए उन्हें अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। पूजा के बाद अपनी आरती से स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है। जैसे बाल बच्चे नहीं होते हैं तो मन्नत मानने से जो है, ये पार्वती है जो है स्कंद की माता है कार्तिकेय की। तो यहाँ जो है आप जो है प्राप्ति के लिए कुछ न जो भी आप भाव से चढ़ाएंगे वो भी सब ग्रहण करती हैं माँ और आशीर्वाद देती हैं ससुरी का। छात्रों के लिए विशेष ये बुद्धि प्रदानी नीचे है माँ बागेश्वरी जो है विद्या की जो है देवी है। जो है थोड़ा बालक कमज़ोर पढ़ने में तो नित्य दर्शन करें यहाँ पर तो उसके विवेक में जो है परिवर्तन उसके में आता है। मीरघाट स्थित विशालाक्षी गौरी के दरबार में भी चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। 51 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी गौरी मंदिर में मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। यह भीड़ पूरे दिन देखी गई। रात का 5वां दिन है। ये विशालाक्षी गौरी माता हैं। इन्हें विशालाक्षी गौरी माता कहते हैं। और 5वें दिन बागेश्वरी माता जी का दर्शन होता है जिन्हें कि स्कंद माता जी भी कहते हैं। और इस नवरात्रि जो चैत्र का नवरात्र है इसमें गौरी और देवी जी दोनों के दर्शन होते हैं। तो हम लोग अभी बागेश्वरी देवी जी भी दर्शन करके आ रहे हैं और अब गौरी जी विशालाक्षी गौरी जी करने आए हैं दर्शन, जिन्हें कि शक्तिपीठ भी कहते हैं। विशालाक्षी गौरी का सुबह 4 बजे मंगलाभिषेक करके तब मंदिर को पट खोला गया। तब से ही लगातार कंटिन्यू भक्तजनों का भीड़ लगा हुआ है। क्या भूमिका है गुरुजी आज गौरी का दर्शन करने से? देखिए ये 2 नवरात्र होता है, एक चैत्र का एक शारदी का। इस नवरात्र में गौरी लोक के दर्शन का विधान है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और भी में वर्णन है कि इस नवरात्र में 9 गौरी का दर्शन किया जाता है। और हम काशी वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि 9 गौरी का मंदिर हमारे बनारस में है।
रविवार को जीआरपी टीम ने कैंट रेलवे स्टेशन पर विभूति एक्सप्रेस से नशे की दवाइयों के खेप को पकड़ा। रविवार को कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम को समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब विभूति एक्सप्रेस से नशे की दवाइयों का खेप हाथ लगा। जीआरपी के जवानों ने दवाइयों को जब्त करते हुए ड्रग्स विभाग को सूचना दी। देखते हुए जीआरपी को बताया कि ये दवाइयां दर्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका मिसयूज करते हुए लोग नशे के लिए भी करते हैं। ड्रग विभाग के द्वारा दी गई जानकारी पर दवाइयों की खेप को जीआरपी ने जब्त कर लिया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की जीआरपी की सूचना अपर कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्रग विभाग के अधिकारी पहुंचे। मौके पर पहुंचे जौनपुर के ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि 49 बॉक्सेस में कुछ दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी गिनती में 1,47,000 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इस इंजेक्शन का नाम ब्रीप्रोनरफाइन है, जिसे दर्द निवारक दवा के रूप में लिया जाता है। इस दवा का मिसयूज करते हुए लोग नशे के रूप में भी लेते हैं। इस मामले में जो टिकट कलेक्टर के द्वारा लिस्ट उपलब्ध कराई गई, उसमें जिस फर्म ने दवा को भेजा था उसका और जिस फर्म को भेजा गया था उसका पता चला। वेस्ट बंगाल के फर्म के द्वारा वाराणसी के फर्म को यह दवा भेजी गई थी। वाराणसी के अंजानिया फॉर्म के मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर सिर्फ कुछ दस्तावेज ही प्रस्तुत किए और आने में असमर्थता जताई, जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी इंजेक्शन को सीज कर दिया गया है। आगे अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिसके बाद इस पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जीआरपी कैंट के प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि हावड़ा से आने वाले हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस से इन दवाओं को मंगवाया गया, जिन्हें ड्रग विभाग को सौंप दिया गया है। बाजार में इस दवा की कीमत करीब 11 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। बुरफिन नारफिन इंजेक्शन है। ये विभूति एक्सप्रेस हावड़ा से जो वाराणसी आई है प्रातः 10 बजे के बाद, इसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि इसमें ड्रग्स है। तो जो पेटी 49 पेटी है, इसको जब ये उतारा गया यहाँ पे, इसको चेक किया गया तो इस पर इंजेक्शन निकले। कहाँ का था, किसका था, कुछ इसका जानकारी हुआ? ये वेल लाइफ हेल्थ केयर हावड़ा एक वहाँ की एक कंपनी है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको भेजा था। अंजनिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जिसके मालिक अरुण कुमार सिंह हैं, ये उनका माल था, यहाँ भेजा गया। हाँ, ये TCI एक्सप्रेस जो है कोरियर का काम करती है, इनके माध्यम से। ये कितनी माल है, कौन सा दवाई है? 1,47,000 इंजेक्शन है, बुरफिन नारफिन इंजेक्शन, जो दवा के रूप में काम आता है और ड्रग्स के रूप में भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ड्रग्स डिपार्टमेंट को बुलाया गया उनको? हाँ, ड्रग्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है कि आ गए हैं। अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। माल को उनके द्वारा सीज किया जाएगा और इसकी जांच उनके द्वारा की जाएगी। लगभग कितने का ये है लागत? 11,70,000 की कीमत है, कुल कीमत इसकी। लंका पुलिस ने बाइक चुराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लंका थाने की पुलिस ने BHU परिसर, मालवीय चौराहा और अन्य स्थानों से बाइक चुराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक और उनकी निशानदेही पर 5 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सभी अपने ऐशो आराम और आजीविका के लिए बाइक को चुरा कर बेचते थे। इस संबंध में DCP काशी जोन RS गौतम ने इन अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में ACP भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लंका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लंका पुलिस टीम ने शनिवार को 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि 3 लोग चोरी की मोटरसाइकिल बेचने आ रहे हैं। इस पर लौटूवीर मंदिर के पास चेकिंग शुरू की गई। उसी समय बाइक से आ रहे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। DCP ने बताया कि पहले तो उन तीनों ने बाइक को अपना बताया, पर जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई, उन्होंने बताया कि यह चोरी की बाइक है। इस पर रंजीत राजभर निवासी राजपुर थाना मिर्जा मुराद वाराणसी, अजय यादव निवासी डाफी बजबजा प्लांट के पास थाना लंका वाराणसी और राजेश राजभर निवासी डाफी रमना थाना लंका वाराणसी को हिरासत में ले लिया गया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बजबजा प्लांट के पास स्थित एक खंडहर से 5 अन्य बाइक भी बरामद किया है। लोटूवीर मंदिर के पास से चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को लंका पुलिस ने पकड़ा था। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना वाहनों की इकबाल किया और उनके बताए के अनुसार बजबजा प्लांट के पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई।
जिसमें ये तीनों अभियुक्तों के नाम हैं रंजीत राजभर, ये मिर्ज़ापुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा अजय यादव और तीसरा राजेश राजभर। इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हो गया है। पूर्व में भी इस तरह के अपराध कारित करते रहे हैं। एक अपराधी के बारे में छानबीन की जा रही है और इनके द्वारा पहले और कहां-कहां अन्य अपराध कारित किए गए हैं, इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। शनिवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समकक्ष समीक्षा का आयोजन किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा शनिवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समकक्ष समीक्षा पीयर रिव्यू का आयोजन सिगरा स्थित एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए सोमदत्ता रघु ने स्वागत भाषण द्वारा किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पीयर रिव्यू बोर्ड के अध्यक्ष सीए अनुज गोयल एवं सीए सीबी चितले, मेंबर पीयर रिव्यू बोर्ड ICAI रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए मुकुल सिंघल, सीए जेके तिवारी एवं सीए शिशिर बाजपेयी द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम संचालन सीए चहक चुग ने किया। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता गाजियाबाद से आए सीए अनक गुप्ता ने पीयर रिव्यू के लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बंधुओं को ट्रेन करना है जिनका सीए प्रोफेशन में 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है, जो अपनी योग्यता कुशलता का उपयोग अपने अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बंधुओं के वर्णित कार्यों को विश्लेषित एवं जांच कर सके। इसी के साथ गाजियाबाद से आए वक्ता सीए हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अपने व्यावसायिक जिम्मेदारियों को सकुशल पूर्वक इंस्टीट्यूट के बनाए हुए नियमों, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, अकाउंटेंट स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट और अन्य दिशा निर्देशों एवं भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून नियमों के अनुसार किया जाए। प्रथम सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव सीए सौरभ कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का शुभारंभ शाखा उपाध्यक्ष सीए अनिल कुमार अग्रवाल ने किया। द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता राजस्थान से आए सीए अंकित माहेश्वरी ने बताया कि सीए प्रोफेशन एकमात्र प्रोफेशन है जो कि अपने मेंबर्स की पीयर रिव्यू ऑडिट करता है। इसमें यह संभव हो पाता है कि एक सीए फर्म अपने कार्यों को सकुशल तरीके से कर रही है या नहीं। इसमें यह भी बताया गया कि सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुसार केवल वही सीए फर्म लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर सकती है जिन फर्मों का पीयर रिव्यू हो चुका है। द्वितीय सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शाखा कोषाध्यक्ष एवं शिक्षा अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में सीए आदि लोग की सभागता रही। पीयर रिव्यू में ये बताया जाता है कि जिन सीए फर्मों का पीयर रिव्यू होगा उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और पीयर रिव्यू जो कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, इसके बारे में सारी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें से कुछ गाइडलाइन 1 अप्रैल 2023 को लागू हो रही है, उसी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए हमारे जो पीयर रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन सेंट्रल काउंसिल मेंबर डॉक्टर अनुज गोयल जी हैं वो भी आए हैं और एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर CV चेताले जी हैं जो कि पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर है वो, और कई स्पीकर जयपुर और राजस्थान और दिल्ली से आए हैं। 27वें फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट का उद्घाटन जीवनदीप शिक्षण संस्थान में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित 27वें फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट का आज रविवार को जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर चांदमारी में रंगारंग उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ के अध्यक्ष जोसेफ मेयर रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन एवं विशिष्ट अतिथियों के साथ कैरम बोर्ड पर स्ट्राइक करके टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर A.K. सिंह और डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद कुमार राय रहे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ के सेक्रेटरी जनरल B.D. नारायण और राष्ट्रीय महासंघ की महासचिव भारती नारायण, ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर पांडे तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति, कई राज्यों के सचिव और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस रंगारंग समारोह के साक्षी रहे। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैजनाथ सिंह ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जोसेफ मेयर ने कहा कि कैरम एक ऐसा खेल है जिसमें कलात्मकता भी है और ज्योमेट्रिकल एक्सरसाइज भी है। आज दुनिया भर के लगभग 32 देशों में यह खेल अपनी पैठ बना चुका है। अभी 2 माह पूर्व ही इस कलात्मक खेल का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम का झंडा सबसे ऊपर बुलंद हुआ था।
इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ के सेक्रेटरी जनरल पी.डी. नारायण ने कहा कि कैरम खेल नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमें उम्मीद है कि कैरम खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में अपनी पैठ बनाने में सफल होगा। ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की महासचिव भारती नारायण ने कहा कि भारत का कैरम इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हमें इस बात का गर्व है कि देश के लगभग 1.5 दर्जन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में कैरम खेल 500 से अधिक महिला पुरुष खिलाड़ी या तो सर्विस कर रहे हैं या स्कॉलरशिप पा रहे हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जीवनदीप इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष तथा ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्यों के आए हुए खिलाड़ियों का जीवनदीप परिसर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारा मानना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में खेलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, खास करके कैरम जैसा खेल जो कम संसाधनों में भी घर के अंदर खेला जा सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर ए.के. सिंह ने कहा कि खेलों से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। कैरम जैसा खेल हर व्यक्ति के विकास में जहां सहायक है, वही दिव्यांगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। समारोह का संचालन करते हुए उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने कहा कि इस आयोजन में सहयोग के लिए जीवनदीप शिक्षण संस्थान, उसके निदेशक, उसके चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर अंशु सिंह के प्रति उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन, वाराणसी कैरम एसोसिएशन हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इसके अतिरिक्त आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य रमेश वर्मा, रणवीर सिंह, महेश शेखरी, N.K. जायसवाल, काशीराम राणा, संदीप यादव, रवि आर्या, अभिषेक विश्वकर्मा, श्री प्रसाद, शोएब अहमद, रेणुका राय इत्यादि लोग उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।